साइन कर रहा है? कौन सा कलर कर दें? ये वाइट, चलो ठीक है। ये मान लो बिल है, ये मान लो बिल है। बिल कहाँ जाएगा? या दोनों में पास होगा, उसके बाद कौन साइन कर देगा? प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे। अब इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें तो हो ही सकती हैं। एक कि ये निकला, दो इस पे पास हुआ, इस पे पास हुआ और पास हो गया, है ना। ये भी तो हो सकता है ये बिल आया, लोकसभा में पड़ा रहा, या लोकसभा में पास हुआ फिर राज्यसभा में पड़ा रहा, या दोनों में पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन ही नहीं कर रहा। तो इस बिल की कुछ वैलिडिटी होगी, नहीं समझे? एक बिल को एक्ट बनने में, एक बिल को एक्ट बनने में ऐसा तो होगा नहीं कि बिल डाला और जब साइन होगा तो एक्ट बन जाएगा, है ना। तो एक बिल की जो लाइफ टाइम होती है, वैलिडिटी होती है, वो होती है 6 मंथ्स। अगर उस 6 मंथ्स में ये पास हो गया पूरी तरीके से तो ठीक, नहीं तो क्या करेगा? लैप्स हो जाएगा। ये भी आया हुआ है, नहीं तो क्या कर जाएगा? लैप्स। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? पता बताओ। मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ बिल इज 6 मंथ्स। मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ बिल इज हाउ मेनी मंथ्स? देखो अकॉर्डिंग टू उमाम ज़ैदी दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस क्वेश्चन। हम तो मतलब वही हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? एक पॉइंट मैंने अभी तुमको लास्ट सेशन में अभी बताया था, ब्रेक देने से पहले, प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सेशन। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, कि बुला लिया। किसको बुला लिया? लोकसभा और राज्यसभा को। ये जो जॉइंट सेशन होगा ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? अभी बताया था, एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल दिया था। अब ये जो जॉइंट सेशन होगा इसको प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। यहाँ तक क्लियर है? इस पे भी क्वेश्चन आता है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बिल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स। देखो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये जो अभी तुम लोगों को एंग्लो इंडियन पढ़ाया था 104, एंग्लो इंडियन 104 पढ़ाया था ना, तो वो कैसा बिल था? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। इज बिल एन एक्ट? बिल कानून है? बिल कहाँ से कानून है? बिल कहाँ कानून बन जाएगा जब तक ये पास नहीं होगा? अभी हम इस स्टेज में पढ़ रहे हैं ना, इस स्टेज को पढ़ रहे हैं। ये 4 तरीके का हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल, कोई आम कानून के लिए, कोई नॉर्मल सा कानून में बदलाव करना, तो कैसा बिल? ऑर्डिनरी बिल। फिर तुमको कुछ मनी रिलेटेड काम करना है, टैक्स बढ़ाना घटाना है, किसी की सैलरी कम ज़्यादा करनी है, किसी हाई कोर्ट जज की, किसी सुप्रीम कोर्ट जज की, कोई टैक्स नया लगाना है, जीएसटी लगाना है, इनकम टैक्स कम करना है, कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा करना है, उसके लिए कौन सा बिल? मनी बिल। फिर उसके बाद एक टाइप का बिल होता है फाइनेंस बिल, वो इसके ही जैसा होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, तुमसे नहीं पूछेगा। अब तुमसे देखो क्या क्या पूछेगा, लिखो मनी बिल। मनी बिल से स्टार्ट करें, मनी बिल से स्टार्ट करें। मनी बिल देखो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 110, क्वेश्चन नंबर 1। मनी बिल कहाँ लिखा है? 110। अब ये बताओ
कोई बिल आया तो ये डिसाइड कौन करता है कि इफ़ दिस बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखो, क्योंकि मनी बिल की खूबसूरती देखो, मनी बिल ऐसा कानून होता है जिसको लोकसभा ने अगर पास कर दिया, मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो बात कहाँ जाएगी? राज्यसभा। प्रेसिडेंट कहाँ? फिर जाएगी प्रेसिडेंट पे। अब ये देखो, मैंने ही बताया था, अगर ऑल इंडिया सर्विस वाला बिल होगा तो पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा में। बताया था अभी 312, 249। अब अगर कोई बिल है और वो मनी बिल है तो पहले कहाँ आएगा? लोकसभा। अब मनी बिल की खूबसूरती देखो, इस पे क्वेश्चन आता है। मनी बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया, मनी बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है। राज्यसभा वापस भेज सकती है किसके पास? लोकसभा के पास, कि भाई ये चेंज कर लो प्लीज़। अब इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ लोकसभा कि चेंज करना है या नहीं करना है। अगर लोकसभा ने बोला नहीं चेंज करूँगा तो राज्यसभा को मैंडेटरीली पास करना पड़ जाएगा। और जब राज्यसभा को पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट किसका बैठा हुआ है? लोकसभा में, जिसकी बहुमत है, बिल पास हो जाएगा। तो जब भी सरकार को कोई ऐसा कानून पास करना होता है जब वो चाहता है कि राज्यसभा बाईपास कर दूं, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती, तो सरकारें करती क्या है? कोई भी कानून को मनी बिल बोल देती हैं। अब कोई भी कानून को मनी बिल कैसे बोल देंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो स्पीकर है किसका? लोकसभा का, उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल बोल दे। अब जैसे ही स्पीकर ने किसी भी बिल को मनी बिल बोला, मतलब लोकसभा आया, अब लोकसभा में मेजॉरिटी थी, लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा की बात नहीं मानी, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बिल बन गया। जितना CAA NRC की बात होती है, आधार तक जितने कंट्रोवर्शियल लॉज हैं वो बीजेपी कैसे पास करा रही थी? डिमोनेटाइजेशन कराना है, मनी बिल बना दो। आधार इलेक्टोरल बॉन्ड कराना है, मनी बिल बना दो। कुछ भी ऐसा करना है जिसमें तुम्हें पता है ये फंसाएगा मामला, मनी बिल बना दो। कैसे बना दो? स्पीकर अपना, प्रेसिडेंट अपना, लोकसभा अपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मनी बिल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, मनी बिल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल, इट इज ब्रॉट आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। The speaker of Lok Sabha decides if a bill is money bill or not। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ो। राज्यसभा कैन कीप मनी बिल फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 14 डेज। ठीक है ना? द एडवाइस ऑफ राज्यसभा इज नॉन बाइंडिंग, बाध्य नहीं है। कौन बाध्य नहीं है? लोकसभा। नहीं समझ में आया? मैंने अभी इससे पहले एक भी आदमी को समझ में आया? जिसको समझ में आया वो सुन रहा है। मैंने अभी तुमको इससे पहले ये बात बोली थी, और बाकी बार बार रिपीट कराने में मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा भाई, तुम्हारा ही वेस्ट हो रहा है। मैंने तुमको ये बात यहाँ अच्छे से बोली थी कि लोकसभा में जब बिल पास हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? राज्यसभा। राज्यसभा उसको कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है? 14 डेज। अगर राज्यसभा 14 डेज बाद कहती है प्लीज़ ये चेंज कर दो, और लोकसभा नहीं मानती, तो किसका डिस्क्रिशन है? लोकसभा का।
नहीं समझ में आ रहा है? अरे मेरे भाई, ये मनी बिल है, कोई बिल आया, पहले तो स्पीकर ने बोल दिया हाँ ये मनी बिल है। मनी बिल की खूबसूरती क्या है कि उसको सिर्फ लोकसभा से पास कराना है, राज्यसभा कर दे तो ठीक, नहीं कर दे तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम राज्यसभा क्या कर सकती है कि 14 दिन अपने पास रख सकती है, बस 14 दिन रखा, उसने बोला भाई ये चेंज कर दो, लोकसभा को भेजा, लोकसभा ने चेंज करना है तो करेगा, नहीं करना है तो राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगी, वो वापस राज्यसभा भेजेगा। अब राज्यसभा को चुपचाप साइन करना पड़ेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। राज्यसभा इसको मैक्सिमम कितने दिन रख सकती है? 14 डे। अब यही बात तो यहाँ बोल रखी है। मैंने तुमको सबसे पहले क्या बोला? मनी बिल कौन से आर्टिकल में? 110 क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या बोला? स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल है या कौन सा बिल है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद किसकी परमिशन पे मनी बिल आता है? प्रेसिडेंट। 3। इसके बाद जो एडवाइस है राज्यसभा की वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग? नॉन बाइंडिंग, बाध्य नहीं है। नॉन बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा बाध्य नहीं है कि इसको करना ही करना है। समझ में आ रहा है? नॉन बाइंडिंग। इसके बाद राज्यसभा कैन कीप मनी बिल फॉर 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। 5 ही 6 क्वेश्चन बन सकते हैं मनी बिल पे, वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है? हाँ, अब इसमें 1-2 चीज़ें और लिख लो। अब उस पर एक्सप्लेनेशन मत मांगना, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो वो पॉइंट समझ में आएगा। 2 पॉइंट लिखो। द मनी बिल कैन नॉट बी अमेंडेड। मनी बिल cannot be amended, cannot be amended. The president cannot use veto power over money bill. अब देखो एक ही पॉइंट है जो तुम्हें यहाँ समझ नहीं आएगा, वो मुझे पता है, वो ये है। वो मैं इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। लिख लो। क्वेश्चन ये भी है। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट में वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वहाँ ये पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, चले। अब एक हेडिंग बनाओ, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का काम क्या है? वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, पहला काम। अब देखो, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अगर रिमूवल करना है तुमको किसका? स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर का। अब 14 डे प्रायर नोटिस हैज़ टू बी सर्व्ड। मतलब अगर आपको डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर को रिमूव करना है तो 14 डेज पहले उनको नोटिस देनी पड़ती है। ये स्पीकर है, ये डेप्यूटी स्पीकर हैं, हम हाउस के मेंबर्स हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे ये लोग, तो हम क्या करेंगे? इनको 14 दिन पहले क्या कर देंगे? नोटिस दे देंगे कि आपको रिमूव करेंगे। रिमूवल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे अभी समझेंगे। समझ में आया यहाँ तक? पक्का 100%? आगे बढ़े। सब में क्वेश्चन है, सब में क्वेश्चन है। आगे लीडर्स इन पार्लियामेंट। देखो, प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस में बैठेगा, चाहे लोकसभा में बैठे या फिर राज्यसभा में, अभी एग्जाम्पल दिया था, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, देवगौड़ा वहाँ से थे, नहीं इंदिरा गांधी थी, कहाँ से? राज्यसभा से। मोदी जी कहाँ से हैं? लोकसभा से। तो प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर बनने की रिक्वायरमेंट क्या है? ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा भी है। हेंस मेंबर हु इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस में बैठता है उस सदन का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर खुद। अगर मोदी जी लोकसभा में बैठ रहे हैं तो लीडर कौन होगा हाउस का? मोदी जी।
अब ऐसे ही एक पोस्ट बनाई गई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस पे क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है इस बार। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहता है? अगर आपकी एक हाउस में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर एक हाउस में आपके लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस हाउस में आपके पास 10% सीट्स होनी चाहिए। कितनी? 10%। लोकसभा में कितनी सीट्स थी? 543। 543 का 10% क्या 0.3 आदमी हो सकता है? तो टोटल कितने हो गए? राज्यसभा में कितनी सीट्स? 10% मतलब अगर आपके पास राज्यसभा में 25 सांसद हैं और लोकसभा में 55 सांसद हैं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उस हाउस के क्या बनने के? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब तुम बोलोगे सर मल्टीपल पार्टीज़ के हैं, तो फिलहाल तो अभी सिर्फ कांग्रेस के पास ही है, पर मान लो एसपी के पास भी होती 55 से ज़्यादा सीट्स, तो जिसके पास ज़्यादा होंगी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाएगा। इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? राहुल गांधी। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब देखो 2014 और 2019 की आयरनी देखो, हमारे हाउस में एक भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। क्यों? 10% सीट ही नहीं निकाल पा रहे थे। पिछली बार कांग्रेस कितनी निकाल पाई थी? चाहिए कितनी थी? तो हाउस में कोई ऑपोजिशन लीडर ही नहीं था। समझ में आया? इंडिया को 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? पक्का? 14 से पहले? अब यार हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन पता है, हमको नाम नहीं याद रहते हैं, वो तुम गूगल कर लेना। हमारा कोई नॉलेज बेस तो चेक कर नहीं लोगे, गूगल कर लेना 2009 में कौन था, 4 में कौन था, 99 में कौन था। हमको ये पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए 10% सीट चाहिए। अब 10% सीट जो ले आए, और मेरे हिसाब से तुमको भी इतना ही मालूम होना चाहिए, बस अभी का याद रख लो, है ना? कंसेप्ट ज़रूरी है कि फैक्ट? कंसेप्ट, है ना? अब ये 4 बिल समझ में आए। मनी बिल, मनी बिल कौन से आर्टिकल में? 110 लिख लिया। अब एक बार फिर से लिखो टाइप्स ऑफ बिल्स और चार्ट बनाओ। किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कौन सा बिल लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। 10 बार क्वेश्चन आया इस पे। अब इसमें देखो, ये फाइनेंस बिल 1 बोल दूं, इसको बोलो, इसको फाइनेंस बिल 2 बोल दूं, 3 बोल सकता हूं। एक चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब गलत करते हैं, रैंक 1 भी गलत करता है मोस्टली। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 3 कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इंट्रोड्यूस्ड इन, अभी तुमको बताई थी ये बात कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 3 कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, हमेशा याद रखना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर जब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो अलग अलग क्यों बोल रहे हो, है ना? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ में आ रहा है? हैवी तो नहीं हो रहा? लिखो, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन किस में है? जॉइंट सेशन कैन बी इंट्रोड्यूस
इन फाइनेंस बिल 3 बट नॉट इन मनी बिल। अब देखो मनी बिल पे कितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 मार्क्स के। तुमसे पूछ लेगा कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यस और नो? यस। कैन देयर बी अ जॉइंट सेशन फॉर मनी बिल, नो। अब लॉजिक क्या है, जब राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती मनी बिल में तो किस बात का जॉइंट सेशन? जब राज्यसभा की कोई पावर ही नहीं है मनी बिल में, अभी बताया तो 14 दिन रख सकती है बस। जब तुम्हारी कोई पावर ही नहीं है किसी चीज़ में, हम लोकसभा हैं, तुम राज्यसभा हो, हमने कोई बिल लाया, हम मनी बिल लाए, हमने तुमको वापस दिया, इन्होंने बोला चेंज कर लो, हमने सुना ही नहीं, अब इनको वापस साइन करना पड़ेगा। तो जब मेरी ही बात मानी जाएगी तो इनके साथ जॉइंट सेशन बैठाने का क्या मतलब? जब चलनी ही तुम्हारी है तो क्यों बैठाओगे जॉइंट सेशन? समझ में आया पहला डिफरेंस? फिर बदल भी देते हैं, बदल भी सकते हैं। मैंने क्या बोला, वो एडवाइस लेगा 14 दिन की, चाहे तो चेंज कर ले, लोगों ने किया भी है, और नहीं भी करे तो तुम कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक ऐसे समझ लो तुम्हारे दादाजी की एडवाइस, मन होगा मानोगे। वो बहुत टेक्निकल है, वो तुम छोड़ दो, आगे चलो। हम ऐसे कभी कुछ छुड़वाते हैं, पर वो बहुत टेक्निकल है, वो कभी नहीं पूछेगा तुमसे, वो यूपीएससी वगैरह में पूछता है। अब तुम कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर्स पढ़ना कॉलेज में तो तुम याद कर लेना, तुम तुमको बता देंगे। आगे चलो। राज्यसभा कैन अमेंड फाइनेंस बिल बट नॉट, समझ में आया? फाइनेंस बिल और मनी बिल में अंतर क्या है? मनी भी पैसे की बात कर रहा है, फाइनेंस ही पैसे की बात कर रहा है, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी बिल में जॉइंट सेशन नहीं हो सकता और मनी बिल में राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। तो जब लोकसभा को कुछ ऐसा लाना होता है जहां राज्यसभा के रोल को ख़त्म करना है, मनी बिल बना देता है। कैसे बना देता है, कौन बना देता है? स्पीकर। अब जब तुम थोड़ा पढ़ने लगोगे, अब तुम्हें इंटरेस्ट भी आता है, तो तुम देखोगे इस देश में क्या क्या हो जाता है। नॉर्मल कानून जिसका कोई मतलब नहीं है पैसे से, वो भी मनी बिल बना के पेश कर देते हैं। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग जानते हैं मनी बिल क्या होता है, और फिर कितने ही लोग जानते हैं मनी बिल में राज्यसभा की कोई पावर नहीं? कितने लोग जानते हो? तुम में सभी कितने लोग जानते हो कि मनी बिल क्या होता है? और गवर्नमेंट अपने काम कराती रहती है मनी बिल के नाम पे। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने यही चीज़ समझाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड निकालने थे तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कानून को मनी बिल बता दिया। अगर यूसीसी अभी लाना होगा तो कौन मनी बिल बता दें कि यूसीसी मनी बिल कितने? क्योंकि तुम बताओ ना, एक चीज़ हमेशा याद रखो करो, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। ये बात सच है। क्या जाने मनी बिल, क्या जाने फाइनेंस बिल, बस दिखना अच्छा चाहिए। हाँ सही बात है, क्या जाने मनी बिल फाइनेंस बिल, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेस। क्यों? देखो समझो, मनी बिल नहीं सिर्फ लोकसभा में आ सकता था, ये कोई पढ़ाता नहीं है। मैं बार बार अभी बोल रहा था यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्योंकि इतना टेक्निकल कोई जाना ही नहीं चाहता है। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर में ही घुमाएगा। यहाँ पे देखो, मनी बिल, फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेज। ठीक, समझ में आया पॉइंट? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंस बिल। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मनी बिल के लिए चाहिए थी। मनी बिल इट इज ब्रॉट आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, राज्यसभा कैन कीप मनी बिल फॉर 14 days। एडवाइस ऑफ राज्यसभा इज नॉन बाइंडिंग, आर्टिकल 110। अब यहाँ देखो,
प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंस बिल। मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस बताया है, नहीं समझ में आ रहा है भाई? देखो या तो मैं पढ़ाऊँ नहीं, समझो ये पढ़ाते ही नहीं लोग। तुम आज जाना यूट्यूब पे सर्च करना, मैं कुछ पक्का प्राइस दूंगा अपनी लीग में, क्लैट में। अब वो पीएचडी के वीडियो खोलोगे उसमें मिल जाएगा। क्लैट की लीग में तुमको अगर कोई भी यूट्यूब पढ़ाते मिल जाए तो मुझे बताना, जो जिसको भी मिल जाए। पीएचडी में पढ़ाएगा और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लो, आता है। ध्यान से पढ़ो, डरो मत। 4 तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल नॉर्मल होता है, उसका कोई मतलब नहीं। मनी बिल डिटेल में अभी बताया, 110 सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती, 14 दिन रख सकता है, स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में बार बार बताते ही रहता हूँ कुछ कुछ कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लिखा कहाँ है? 368। फिर मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस बता दिया। मनी बिल पहला तो बच्चों वाला डिफरेंस कि ये 110 में लिखा है, ये 117 में लिखा है, ठीक, ये बच्चों वाला डिफरेंस है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, मनी बिल में जॉइंट सेशन अलाउड नहीं है, फाइनेंस बिल में है। मनी बिल लोकसभा राज्यसभा सिर्फ लोकसभा से आएगा, फाइनेंस बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से आ सकता है। मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ज़रूरी है, फाइनेंस बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ज़रूरी नहीं है। ये 3-4 पॉइंट रख लो, मनी बिल फाइनेंस बिल के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया? पक्का? जल्दी बताओ। अब ये बताओ जॉइंट सेशन कहाँ मेंशन था? क्लास में ही सब खत्म कर दो। 108। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछता है 2 बार क्लैट में कि इंडिया में जॉइंट सेशन कितनी बार आया है। जॉइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगे और दोनों, इनको समन कौन करेगा? समन कौन करेगा? बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। इनको प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड मतलब मॉनिटर कौन होगा? देखो समन करना होता है बुलाना, कि लोकसभा तुम भी आओ, राज्यसभा तुम भी आओ। समन कर दिया, मैं किनारे हट गया। अब जब दोनों साथ बैठ गए तो इनका जो मॉनिटर है वो कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब जॉइंट सेशन इस देश में 3 बार आया है। एक बार आया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का है? 1977। पहली बार आया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे, तब कुछ लोग कह रहे थे डाउरी कैसे बंद कर दोगे, 1961। और तीसरी बार लिखो कब आया है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ, जो संजय दत्त पे लगा था, टेररिज्म बिल, ये कब का है? 2002। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि जॉइंट सेशन इस देश में कितनी बार लगा है। मैं जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम खुद बैठा लो, हर टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चन तुम खुद बना लोगे। डाउरी प्रोहिबिशन 61, फिर 1977 में बैंकिंग रेगुलेशन, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इन तीनों में क्या बना हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, तीनों में मैंने बिल क्यों लिखा है? एक्ट गलत लिख दिया, यहाँ बिल होना चाहिए तीनों में। बिल क्यों लिख रहा हूँ? बिल क्योंकि अभी पास नहीं हुआ, अभी तो जॉइंट सेशन बैठा हुआ है। रेगुलेशन समझ में आ रहा है? देखो टफ है, अगर समझ में आ रहा है तो खुश रहो, क्वेश्चन वहीं से आएगा। प्रेसिडेंट गवर्नर से क्वेश्चन नहीं आता है कि फलाने स्टेट का गवर्नर कौन है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल संजय दत्त पे लगा था, पोटा, टाटा, टाडा, ये सब लगते हैं, एनएसए। ये 3-4 कानून अगर लग गए फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। एक पोटा, एक टाडा, एक एनएसए, ये सब सबसे खतरनाक कानून होते हैं, इसमें टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाते हो। एक बार पुलिस कस्टडी बताई थी पुलिस कस्टडी, बता देंगे चलो। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है। लॉकअप होती है जुडिशियल कस्टडी, वहाँ की पुलिस होती है जज के अंदर, वो इतनी खतरनाक नहीं होती। पर जो लॉकअप होता है वो होती है डायरेक्ट पुलिस के। अगर मारे क्या बताओगे कि मार पड़ी? बताओगे? बताओगे कौन है?
लॉकअप में फ्राइडे फ्राइडे उठा लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आना होता है। अब जब हम तुमको उठाएंगे ही सैटरडे की शाम को, तो मजिस्ट्रेट तो मंडे को बैठेगा, 24 घंटे तो मंडे से जुड़ेंगे ना। जो 24 घंटे का कॉन्सेप्ट है कि तुमको अगर पुलिस पकड़ लेगी तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आना होता है। अभी तुमको पिछले सेशन में बताया था, नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CGM, फिर ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर DJ डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट जज, बताया था। इस लेवल का अधिकारी होता है CGM। जब तुमको पुलिस उठाती है तो CGM के पास ले जाना पड़ता है। अब CGM साहब तो सैटरडे को छुट्टी पे चले गए हैं। अब सैटरडे को रात में तुमको हमने 8 बजे उठा लिया है। अब तुम्हारे 24 घंटे जो होते हैं ये वर्किंग आवर्स होते हैं, तो मंडे सुबह 10 बजे से चालू होगा तुम्हारा टाइम। अब तुम उठा लिए गए हो सैटरडे को, सैटरडे नाइट संडे, फिर संडे नाइट, फिर मंडे को 10 से लेकर ट्यूसडे को 10 तक का मेरे पास टाइम है। तुमको ट्यूसडे को ले जाएंगे सुबह 10 बजे, 2.5 दिन रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लॉकअप, ना कि जेल। जेल में होती है जेलर पुलिस, वो होती है जज के अंडर। पर जो लॉकअप होता है वो किसके अंडर होता है? कप्तान साहब, SP साहब। इसीलिए पुलिस बहुत मारती है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मारती है, लेकिन बताता थोड़ी है। तुमको क्या लग रहा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मार खाए होंगे? लॉकअप में आ गए तो मार ही खाओगे, कैमरा तो है नहीं। और पुलिस तो ऑर्डर पे चलती है, डिसिप्लिन पे। अब अगर हम SP हैं, तुम SI हो, हमने तुमको बोला कि आयुष को मारो, तो तुमको मारना पड़ेगा। और आयुष तुम पे गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और हमको कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसको मिलेंगे ही नहीं। SP साहब कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और जब तक पकड़ोगे, जेल वेल से आओगे, तब तक ट्रांसफ़र हो चुका होगा। लॉकअप में मारेंगे ना, हम रोड पे क्यों मारेंगे? घर पे क्यों मारेंगे? अब एकदम बेवकूफ़ होता है, इतना बेवकूफ़। देखो कांस्टेबल SI ये लोग इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग इतना लॉ वो नहीं जानते होते हैं। पर SP बनने के लिए UPSC देना पड़ता है। ये सब है तो उसी का पार्ट, तो उसको इतना नॉलेज होता है। इसलिए अच्छे लॉयर से डरते हैं, क्योंकि लॉयर को और नॉलेज होता है। पर आम आदमी से थोड़ी डरेंगे। अब तुमको फाइनेंस बिल नहीं पता है तो तुमको तो उठा ही ले जाएगा भाई, तुमको तो उठा ही ले जाएगा। तुम ये वहाँ बताते रहना 24 घंटे में मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, बोलेगा बिल्कुल करेंगे। पर 24 घंटे वर्किंग होंगे ना। CGM भी तो कोई इंसान है। जब 24 घंटे वर्किंग चल रहे होंगे मंडे 10 बजे से, तब से टाइम जुड़ेगा। मंडे 10 बजे से ट्यूसडे 10 बजे के बीच में मुझे तुम्हें पेशी देनी है, मैं करा दूंगा। लेकिन सैटरडे नाइट तो मेरे साथ होगी संडे पूरा मेरे साथ होगा। उसमें तो भाई भूत बना देते हैं, बहुत मारते हैं। अरे बहुत मारते हैं, अगर मारने पे आते हैं तो बहुत मारते हैं। कुछ नहीं करोगे, बता। अच्छा तुम बात समझो ना, बता भी नहीं सकते। किसको बताओगे? किसको बताओगे? अच्छा बताओ, किसको बताओगे? थोड़ा बहुत जज भी कंसिडरेट होता है। सुनो तो, ये भी लोग करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। हमको पता है पुलिस हमको उठाने आएगी, तभी तो अच्छे लॉयर फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तुमको पता है पुलिस उठाने आएगी हमको आज 8 बजे, तो हम 7 साढ़े 7 पे ही ले लें एंटीसिपेटरी बेल। पुलिस हमको लेने आएगी, हम पहले ही बेल दिखा देंगे कि हम तो बेल पे हैं सर। जो तो बड़े क्लासी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, गुंडे होते हैं, उनको ये सब पता रहता है, होता ही उनको एंटीसिपेटरी बेल मालूम होगी। लेकिन पुलिस उससे भी चालाक होती है। अब ये सब चीज़ें देखो, ये सब आम आदमी पे ही हो पाता है कि पीटा मारा, बहुत ख़ास लोगों पे नहीं हो पाता। और जब ख़ास लोगों पे होता है तो ऊपर से हाथ होता है। तुमको क्या लग रहा है शाहरुख खान के बेटे को समीर वानखेड़े ने ऐसे ही उठा लिया? ऊपर से किसी का हाथ होगा। उठा लिया तो उठा लिया। और तुम SP का कर क्या लोगे? वो ट्रांसफ़र ले लेगा 2-3 साल में। बहुत मारते हैं, इसीलिए तो लोग बोलते हैं 3 कोर्ट से हमेशा बचो। कौन सा फंड्स। अब देखो, लिखो फंड्स। देखो पेटीकोट में दिक्कत ये है ना, पेटीकोट के खिलाफ कोई भी क्राइम करोगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पे ही होता है। जैसे एक लड़के ने एक लड़के के साथ क्राइम किया तो दोनों भाई अपनी अपनी बात बोलो आके। पर अगर एक लड़के ने एक लड़की के साथ क्राइम किया
है ना। तो प्रूफ इस पे होगा कि मैंने नहीं किया सर। तुम समझो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम समझो। एक है तुमको ये प्रूफ करना है कि इसने किया या मैंने किया, है ना। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम आ रखी जिसमें मुझे ही प्रूफ, मैंने कुछ नहीं किया, वो चुप भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लड़की के मैटर में ये प्रॉब्लम है। मॉलेस्टेशन में, ईव टीजिंग में, रेप में, जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं, डाउरी, जिसमें भी विमेन इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मार रहे हो, ये जितनी चीज़ें हैं, इन सब में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? मेल पे। कितना मुश्किल है। अब 354 भी, अब नया वाला तो मुझे नहीं याद है उसमें कौन सी धारा लगेगी। अब 354 भी लग गई तुम पे आईपीसी की, ईव टीजिंग मॉलेस्टेशन। किसी लड़की ने बोल दिया कि मैं जा रही थी और आयुष ने मुझे आँख मारी। सीरियसली सुनो, सीरियसली सुनो। अब एक बात बताओ, ईव टीजिंग में आ गई वो? इसको एकेडमिकली सुनो, मज़े में नहीं। वो ईव टीजिंग में मैटर आ गया। अब 354 भी लग गई, आयुष उठा लिए गए। अब आयुष को प्रूफ करना है मैंने आँख नहीं मारी। समझ रहे हो? लड़की को प्रूफ नहीं करना है। चोरी में क्या है? चोरी हुई मेरे घर में, मुझे प्रूफ करना है चोरी हुई और ये चोर है। पर लड़की के केस में क्या प्रूफ करना है? चोर को प्रूफ करना है मैंने चोरी नहीं की। तो लड़की के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है कि प्रूफ करो तुमने नहीं किया, वो लड़के पे होता है। लड़की को ये बिल्कुल, लड़की का यही प्रूफ बहुत है कि तुमने ईव टीजिंग की है। लड़की ये बोल देगी कि ईव टीज हुआ है, बस इतना कहना ही बहुत है। लड़के को अभी प्रूफ करना पड़ेगा ये नहीं है। अभी प्रूफ करना कितना मुश्किल है। पर ये सब चीज़ें जजेस भी समझते हैं, तो 80% केस में औरतों को ही डांट देते हैं। लेकिन अगर जज भी चाह ले, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाह ले कि आयुष को फंसाना ही है, तो फंसा ही ले जाओगे सब प्लांट करके। क्यों नहीं कर लोगे? भी सेट, जज भी सेट, होता ही है, बहुत होता है। तभी तो बोल रहे हैं, मजाक में थोड़ी बोलते हैं। ब्लैक कोट, वाइट कोट और पेटी कोट। वाइट कोट डॉक्टर की बीमार ना हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, दूर रहो। काला कोट वकील और पेटी कोट औरत। वकील ही तो आखिरी में जज बनेगा। चले आगे, आगे चलो। लिखो फंड्स। कल बजट पढ़ाया था। फंड्स देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स इन इंडिया जिससे गवर्नमेंट अपना खर्चा निकालती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। फिर तीसरा लिखो, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी को नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। समझ में आया? पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी सुना करो, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं देखो लिखता गंदा हूँ, लेकिन मैं 2-3 बार बोलता भी हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1). फिर पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक। फिर कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक। तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मुझे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, जो हम टैक्स वैक्स देते हैं वो इसमें जाता है, इसमें से पैसे निकालने हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों की परमिशन चाहिए, मतलब एक बिल, तभी बजट पास होता है। समझ में आया? अरे हम टैक्स भरते हैं, फीस भरते हैं, सरकार इतना पैसा कमाती है। कल बजट अच्छे से बताया था, नहीं याद है तो वीडियो पढ़ लेना। जो हम इतना पैसा कमाते हैं वो किस में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जो पेंशन वेंशन का पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है। फिर सरकार कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखती कंटिंजेंसी फंड में। अगर तुमको कंसोलिडेटेड से पैसा निकालना है
तो किसकी परमिशन लगेगी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव। मोदी जी एक साइन करेंगे, पैसा निकल के आ जाएगा। और अगर तुम्हें कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालना है तो किसका साइन लगेगा? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट भी किसके हाथ में है? मोदी जी के। अब देखो इसमें याद क्या करना है। ये सब टफ लग रहा होगा, पर टफ इसलिए लग रहा है कोई पढ़ाता नहीं है। मैं अपनी बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कोई छूता नहीं है। टफ़ है, समझाना टफ़ है, यहाँ तक जाती ही नहीं है बात। वो गवर्नर और उसमें ही घूमती रहती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पर क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से डालता है। 3 चीज़ें बस याद रखो। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, जिसकी आर्टिकल है 266। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों लगेंगे। आज के आज ही रिवाइज कर लेना, भूल जाओगे नहीं तो। फिर उसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट फंड कहाँ लिखा है? 266 सब क्लॉज 2 में। पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है तो किसका साइन लगेगा? एग्जीक्यूटिव का। फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो किसका साइन लगेगा? प्रेसिडेंट का। लिखा कहाँ है? 267। आज के आज रिवाइज कर लेना। समझ में आ रहा है? पक्का? इसके बाद लिखो कमिटीज़ इन द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों। तो क्या सारे मिलके एक साथ डिसीजन लेते होंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ कमिटीज़ बना देते हैं, कुछ कमिटीज़ बना देते हैं। उसमें 3 कमिटीज़ पे क्वेश्चन पूछते हैं। लिखो पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर लिखो एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी, क्लैट 2012। इसके बाद लिखो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बस यही टफ पार्ट है थोड़ा सा, अगले 20-25 मिनट, फिर बहुत आसान आसान चीज़ें बचेंगी। यही 20-25 मिनट टफ हैं बस। 3 तरीके की कमिटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें कितने लोग होते हैं? 22, जिसमें से 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से, और 7 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। इसमें कितने लोग होते हैं? 30, ऑल फ्रॉम लोकसभा। फिर इसमें कितने होते हैं? 22 समझ में आ रहा है? 22 में से 15 कहाँ से होते हैं? लोकसभा, और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा। अब पब्लिक अकाउंट में देखो क्या लिखना है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसका चेयरमैन कौन होता है? हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होता है। किससे होता है? ऑपोजिशन पार्टी। किससे होता है? ऑपोजिशन पार्टी। ये जो चेयरमैन चुना जाता है, ये कितने टाइम के लिए चुना जाता है? चेयरमैन इलेक्टेड फॉर 1 ईयर। मेरे भाई बहुत सीरियस रहो, ये सब क्वेश्चन आते हैं इस पर। तुमको टफ लगेंगे लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कोई दिक्कत आ रही है? बताओ बताओ बताओ। टफ है लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुश्किल तो है बेटा, मुश्किल कैसे नहीं लग रहा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? 22। 15 कहाँ से? 7 कहाँ से? एस्टीमेट कमेटी में लोग होते हैं? सारे कहाँ से होते हैं? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग लोग होते हैं? 15 कहाँ से होते हैं? 7 कहाँ से होते हैं? समझ में आया? पक्का? फिर मैंने तुमको बोला पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट। अरे भाई अब क्या करना है? पब्लिक अकाउंट कमेटी
सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर? इसके बाद क्या बताया? चेयरमैन किससे होगा? ऑपोजिशन। चेयरमैन कितने टाइम के लिए चुना जाएगा? 1 ईयर। द चेयरमैन वुड बी इलेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। चेयरमैन टू बी इलेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ। एक बॉडी है कैग, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका काम होता है देश ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च किया। एक तरीके से समझ लो वो इंडिया का सीए होता है। कौन? कैग। कैग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 है, उसमें एक बॉडी का नाम मेंशन्ड है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको आसान भाषा में समझने के लिए इतना समझ लो, ये इंडिया का सीए है। भारत सरकार क्या कमाती है, क्या खर्च करती है, वो कौन देखता है? कैग। आईएएस ऑफिसर बनते हैं बहुत सीनियर लेवल के, एकदम रिटायरमेंट के आसपास तब बन सकते हो, उसका ये काम रहता है। अब जब 2G घोटाला, तुम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला सुना होगा, 2007-9 में हुआ था इंडिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, जैसे ओलंपिक होता है ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए तो बहुत 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए का बताते हैं वो हुआ था घोटाला। कैसे हुआ था? अब बाल्टी थी, ये सच की बात बता रहा हूँ मैं, मजाक में नहीं बता रहा हूँ। बाल्टी, बकेट, एक बकेट 17,000 की खरीदी गई। 17,000 की कौन सी बकेट आती है? और जब खर्चा हुआ तो देखा गया तो बहुत खर्चा हो रहा है यार, बहुत खर्चा हो रहा है। अब हो गया, वो फंक्शन कराना था, हुआ। तो उस टाइम के जो कैग थे वो थे विनोद राय। एक आदमी तो कैग बनेगा, विनोद राय कैग थे। अब लोग बोलते हैं बीजेपी से मिले थे, वो सब कहानी में मत जाओ। उसके बाद फिर हवा बनी करप्शन की, फिर भाजपा आ गई सरकार में, जो भी है वो पॉलिटिकल चीज़ हटाओ। विनोद राय थे कैग। विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट दी। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? जो कैग है ना, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? कैग सबमिट रिपोर्ट टू पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी पीएसी को, और उस रिपोर्ट में पाया गया 2 इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने तो 100-150 एग्जाम्पल दिए थे। बकेट खरीदी गई थी 17,000 रुपये की, और जो स्पून होती है, स्पून चम्मच खिलाड़ियों के लिए, 2800 2900। 2800 की कौन सी चम्मच आती है? मतलब इतने बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा था। बेड आ रहा है 12,000 15,000, छोटी छोटी चीज़ें, फ्रिज के 1-1 लाख के बिल बना दिए। करप्शन हुआ। अब वो चम्मच 2700 की थोड़ी थी, चम्मच तो 50-20-30 रुपए की आती है, 20 रुपए की आती है। बाल्टी कितनी अच्छे से अच्छी बाल्टी 1,000 रुपए की आ जाएगी। बेस्ट से बेस्ट 17,000 की कौन सी बाल्टी आ रही है? और एक थोड़ी आ रही होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, कुछ नहीं तो 5,000-6,000 बाल्टी आई होगी। कितने प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे दुनिया भर के खेलने। तो जब ये करप्शन पकड़ा गया तो ये रिपोर्ट सबमिट करी कैग ने, किसको? पीएसी को। इसीलिए पीएसी को बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ द कैग। आई एंड ईयर ऑफ द कैग। अब मतलब क्यों है? कैग जो भी बोलता है वो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं बोलता। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? पीएसी को। पीओसी के पास इतनी पावर क्यों आ रही है? क्योंकि पीएसी में कौन बैठा है? लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। फिर पीएसी ने जाके सारा घोटाला आउट कर दिया। आज जाके घर पे सर्च करना कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, तुमको पूरी पीएसी समझ में आ जाएगी। वो भी पता नहीं वो वीडियो में समझाएगा कि नहीं। समझ में आया? पक्का बताओ, पक्का? एस्टिमेट कमेटी पे एक ही सवाल पूछता है, कितने मेंबर्स होते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उसमें मत डरो, हम कैग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी हमने कैग पढ़ाया थोड़ी है, हमको तो तुम्हें समझाना है। समझ में आ रहा है? पक्का बताओ। आगे चलें। इसके बाद हेडिंग बनाओ पार्लियामेंट्री टर्म्स। पार्लियामेंट्री टर्म्स
फिर लिखो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेशन समझते हो, जो ये सदन में जाते हैं तो वीडियो नहीं आते हैं, अब ये 365 दिन थोड़ी जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सेशंस कैन बी 6 मंथ्स। मतलब समझे क्या? एक सेशन लगा लोकसभा का, फिर दूसरा सेशन लगा, तो उन दोनों के बीच में मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है वो कितना है? 6 महीने। मतलब 6 महीने में तो मिलना ही मिलना है, 6 महीने में तो मिलना ही मिलना है। मतलब मिनिमम अगर क्वेश्चन पूछ दे, एक बार यूपीएससी में पूछा था, मैं क्लैरिटी का पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं क्लैरिटी का पढ़ा रहा हूँ बस मैं, हाँ अगर तुमसे कल को क्वेश्चन यूपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, मैं ये मत समझना यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो क्लैरिटी देना है, मैं वो साइकी का नहीं हूँ, मैंने फाइनेंस बिल नहीं पढ़ाया ना तुमको, ये तो मैं काम का नहीं है। पर मैं ये तुमसे क्लैट में भी पूछ सकता है, बट यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताओ, एक जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक साल में? मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए एक साल में? एक साल में मिनिमम कितने सेशंस होने चाहिए? 2 4 किस लॉजिक से? मैंने तुमको सीधे सीधे बोला मैक्सिमम डिफरेंस जो हो सकता है 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने का हो सकता है। तो मान लो पहली बार हम 1 जनवरी को मिले, तो अब हमको दूसरी बार कब मिलना है? 1 जुलाई को। मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, तो मिनिमम 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे। और मैक्सिमम पूछ लेता तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। अब देश में काम इतना चल रहा है, अगर मान लो देश में बहुत काम होने लगे तो रोल लगाओ सदन। वो तो रोज़ सेशन इसलिए नहीं लगती ना, लोग कहते हैं कि अगर हर समय एमपी सेशन में ही बैठा रहेगा तो एमपी जाके फिर लखीमपुर कैसे देखेगा? एमपी साहब तो अलग अलग जगह से आए हैं, अगर एमपी साहब दिन भर पार्लियामेंट में ही बैठे रहेंगे तो अपने क्षेत्र की समस्याएं कैसे सुनेंगे? जब वो क्षेत्र की समस्याएं सुनेंगे तभी वो पार्लियामेंट में आगे बात करेंगे। तो मैक्सिमम सेशंस इनफाइनाइट है, कभी क्वेश्चन पूछ दे तो, पर मिनिमम सेशंस 2 तो होने ही चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ सेशन एक साल में है वो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने भी कर लो, रोज करो। अब 2 मिनिमम होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर बाय कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन मतलब आदत, कन्वेंशन से हमारे देश में कितने होते हैं? 3। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून, एक होता है विंटर, BMW। समझो क्या कह रहा हूँ? सेशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोग आए मिलने। सेशन ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 6 मंथ्स। तो मतलब साल में 2 तो होने ही होने हैं। अब साल में 2 होने ही होने हैं, मतलब साल भर भी हो सकते हैं। अब साल भर भी हो सकते हैं तो या तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, मतलब 365 हो जाएंगे, या तो फिर 2 हो जाएंगे, है ना? ये होना ही होना है। बट बाय कन्वेंशन इतने सालों से हम 3 करते आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये पॉइंट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि 3 होने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतनी सी बात लिखी हुई है, पर हम आदत से कितने करते आए हैं? 3। पहला कौन सा है? बजट। बजट सेशन कब होता है? फेब और मार्च में। फिर उसके बाद मॉनसून। मॉनसून कब होता है? जुलाई में। विंटर कब होता है? नवंबर दिसंबर में। 3 बार सदन लगती है। ये लॉन्गेस्ट होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है। आजकल तुमने देखा होगा वीडियो बहुत आ रहे हैं सदन के आ रहे हैं ना वीडियो इंस्टाग्राम में, कहीं कोई कुछ बोल रहा होता है, कहीं कोई कुछ बोल रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि कौन सा चल रहा था। अब वो वीडियो वापस आना कब शुरू होंगे? तो देख लेना रील्स, जब सदन में बैठेंगे ही नहीं तो कुछ बात ही नहीं होगी। समझ में आया? पक्का बताओ। कल को क्वेश्चन पूछ दे शॉर्टेस्ट सेशन कौन सा होता है? विंटर। लॉन्गेस्ट? समर नहीं, बजट। समर सेशन कोई नहीं होता, बजट। कोई बात नहीं। अब देखो कोरम क्या होता है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? पार्लियामेंट्री टर्म्स। अब इसके बाद एक टर्म होता है कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी सेशन। ये मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश टर्म की बात कर रहा हूँ।
कोरम मतलब इतने लोग होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। अब 1000 लोग बुलाए थे, 3 ही लोग आए, तो मीटिंग कैसे स्टार्ट कर दें? तो कोरम का मतलब होता है 10% ऑफ को लोग मीटिंग करानी है, तो टोटल 10% कितना हो गया? 545 का 10% 54, मतलब अगर 55 सांसद आ गए तो सेशन स्टार्ट कर लो। अभी तुमको पिछले सेशन में एक बात बताई थी कि 60 डेज एब्सेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ज़रूरी थोड़ी सारे सांसद आए। अब बजट सेशन है, मुझे बुखार है, मैं नहीं आया, लेकिन अब ये सोच के कोई नहीं आया तो मिनिमम इतने तो आने ही चाहिए। और राज्यसभा में कोई प्रोसीडिंग करनी है तो मिनिमम कितने आने चाहिए? 245 मेंबर्स होते हैं, 24.5, मतलब कितने मेंबर आने चाहिए कम से कम? तो राज्यसभा में कम से कम 25 लोग होने चाहिए, लोकसभा में कम से कम 55, तब ही सेशन स्टार्ट होगा, नहीं तो सेशन स्टार्ट नहीं होगा। चलो लिखो आगे अगली हेडिंग, व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आया है पिछले से पिछले साल। देखो पार्लियामेंट में सुबह 11 से 12 चलता है क्वेश्चन आवर। क्या चलता है? क्वेश्चन आवर। फिर 12 से 1 चलता है ज़ीरो आवर, ठीक। फिर 1 से 2 होता है लंच, इसकी तो ज़रूरत है, बता दे रहा हूँ फिर भी, लंच। और 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा बैठती है, और 6 बजे तक कौन बैठती है? लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा क्या है? हाउस ऑफ एल्डर्स, है ना। राज्यसभा की छुट्टी हो जाती है 5 बजे, और लोकसभा की छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे। सुबह कितने बजे सेशन चालू होता है? 11 बजे। तो तुमने सब है ही, अरे तुम्हें वही पढ़ाते ही हूँ भाई, तुम कितनी बार बताओगे? तुम सुनने में तुम्हारा दिमाग हो तब ना। 11 बजे सेशन स्टार्ट होती है, 11 बजे सेशन स्टार्ट होती है। 11 से 12 चलता है क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 12 से 1 चलता है ज़ीरो आवर, अभी समझाएंगे क्या होता है। फिर 1 बजे घंटे का होता है। 2 से 5 लोकसभा बैठ, एक ही जगह नहीं बैठती है, दोनों का अलग अलग हाउस है, पर लोकसभा 6 बजे बंद होती है, राज्यसभा 5 बजे बंद होती है। अब देखो, लिखो क्वेश्चन आवर। हैवी हो रहा है? हैवी हो रहा है? हाँ हो गया तो तुम टिके कैसे हो? लिखो क्वेश्चन आवर। पहला पॉइंट, फर्स्ट आवर ऑफ द डे, ये तो सब समझ रहे हैं। फर्स्ट आवर ऑफ द डे, इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू मिनिस्टर्स, क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू, किससे? क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू मिनिस्टर्स। क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स, क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स। स्टार्ड क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और फिर तीसरा लिखो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। हेल्थ के लिए हमेशा वो चीज़ अच्छी होती है जो बोरिंग हो, जिसमें टेस्ट ना हो, तो वैसा ही कुछ चल रहा है। बोरिंग है, टफ है, इसीलिए कम लोग करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम मिलता है। तो ध्यान से पढ़ो, काम आएगा तुम्हारे सब। क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्ट आवर ऑफ द डे। बोरिंग हो रहा है? नहीं, मुझे बता दो। देखो 2 ऑप्शन है,
या तो तुम ये पढ़ोगे या तो पढ़ोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम ये खुद से तो नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, चाहे तुम जितने इंटेलिजेंट हो। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ोगे ही नहीं। हम भी तो तुम्हारी एज में रहे। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गवर्नर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, बस यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। और ये एग्जामिनर को भी तो मालूम है कि आयुष भाई दैनिक जागरण पढ़ लिए हैं तो गवर्नर पे क्वेश्चन सॉल्व कर आएंगे, लेकिन स्टार्ट अनस्टार्ट इस पे नहीं कर पाएंगे। ये तो एग्जामिनर को भी मालूम है ना कि यहाँ तक जाओगे ही नहीं। तुम यूट्यूब पे भी देख लो, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं वो यहाँ तक नहीं पढ़ाते हैं जाके। ऐसा नहीं उनको आ रहा है नहीं आ रहा है, वो वहाँ तक उन्हें पता है व्यूज़ नहीं आएंगे, इस सब पे व्यूज़ नहीं आता है क्योंकि बोरिंग है। पर जो चीज़ बोरिंग है वही रिवॉर्डिंग है। एक दिन 2 दिन जिम जाओ कुछ नहीं होगा, जब रेगुलरली 6, 7, 8 महीने जाओगे तो बोर भी होगे, लेकिन बॉडी तो तभी बनेगी। चाट अच्छी लगती है खाने में, लगती है कि नहीं? और वे प्रोटीन नहीं लगता है। लिखो क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स: स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इवन लिकर भी पहले खराबी लगती है टेस्ट में, लेकिन जब तुम उसको जब विश पी जाते हो क्वेश्चन आर लिखो। क्वेश्चन आर मतलब देखो, अब 11 से 12 सबसे पहले एमपी लोग आके क्वेश्चन दागना शुरू करते हैं। लोकसभा का सेशन लग गया है, हम सब लोकसभा एमपी है, मान लो ये मिनिस्टर हैं, हम सब एमपी हैं, तो 11 से 12 होगा क्वेश्चन आर। इसमें हम मंत्री जी से क्वेश्चन दागेंगे, है ना। क्वेश्चन 3 तरीके के दाग सकते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब हमको ओरल आंसर मिलेगा कि हमने इनसे डायरेक्टली पूछा, इन्होंने हमको डायरेक्टली जवाब दे दिया। अब क्योंकि हम ओरली पूछ रहे थे तो क्या मैं इनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता था? मैंने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल पूछ सकता था। ओरली बात हो रही है ना, है ना? नहीं समझे? हम एक एमपी हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये राजनाथ सिंह हैं। हमको लगा कि राफेल में कुछ बदमाशी हुई है, हम लखीमपुर से एमपी हैं, हम सोच के आए थे कि इस बार राजनाथ सिंह पे सवाल पूछ देंगे। हम गए, 11 से 12 बज रही, हमने क्वेश्चन परमिशन ली और सबसे क्वेश्चन पूछ दिया, राजनाथ जी ये बताइए कि राफेल में क्या हुआ है। पहले बता दिया ये कैसा क्वेश्चन है, स्टार्ट। अब राजनाथ जी को खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। अब जब राजनाथ जी खड़े होकर जवाब देंगे तो हम क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? कर ही लेंगे, डरते क्यों हो? हर चीज़ को टफ क्यों बना रहे हो? जब हम तुमसे मुंह से पूछ रहे हैं तो तुम हमको मुंह से रिप्लाई दे रहे हो तो तुम तुरंत पूछ लेंगे ना। चिट्ठी तो लिखी नहीं थी। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर अलाउड। यही क्वेश्चन पूछा था उसने कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है या नहीं है। अब जिसको नॉर्मल, अब देखो कई बच्चे जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, IQ बढ़िया है, उनको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे पता है ओरल क्वेश्चन है तो सप्लीमेंट्री तो पूछ ही लेगा। अब जो ज़्यादा दिमाग लगाता है वो सोचेगा कैसे पूछ लेगा, अरे भाई मुंह से पूछ ले। समझ में आया? स्टार्ट क्वेश्चन ये होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आप रिटन क्वेश्चन पूछते हो, रिटन आंसर। मतलब हमने राजनाथ जी को चिट्ठी लिख दी, राजनाथ जी हमको एक रिटन में आंसर दे देंगे, तो क्या हम इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ पाएंगे? नहीं, हमको फिर चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। समझ में आया? नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्लैट यहाँ तक पूछ चुका है। हाँ, एग्जामिनर को भी तो पता है। अरे भाई अगर देखो क्लैट के साथ दिक्कत क्या है ना, क्लैट में कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब किसी दिन मान लो किसी की सटक जाए, 24, 25, 26 साल का आदमी पेपर दे देगा ना, तो ऐसा ना हो जाए कि 120 में 120 आ जाए, तो वो 2, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा ही कि पेपर की वैल्यू बनी रहे। ऐसा ना हो कोई 120 में 120 स्कोर कर दे, फिर इज्जत खराब हो जाएगी पेपर की। तो वो 5, 10, 12 क्वेश्चन तो ऐसे डालता ही डालता है जो तुम छोड़ दो। अब जो टॉपर भी होगा, रैंक 1 भी होगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर तक याद ही नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ। जो टॉपर भी होगा, मैं जहाँ भी पहले पढ़ाता था, जो टॉपर भी बच्चे होंगे ना, वो भी ये सब मिस कर जाते हैं। पढ़ाते वक्त तो याद रहता है, एग्ज़ाम देते वक्त भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर में। लेकिन रिवाइज़ कर लोगे तो नहीं होगे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई मार्क्स नहीं ला रहा होता है, इतना डेप्थ में जाते ही नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चन
अनस्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है, अनस्टार्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नॉट अलाउड है। फिर तीसरा क्या है, शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है, ओरल आंसर मिलते हैं। अब अगर ओरल आंसर मिलेंगे तो क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकूंगा, यस सप्लीमेंट्री अलाउड। सब देखो कितना पैटर्न पे है, तुमको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हर उस जगह अलाउड हो जाएगा जहाँ पे भी आंसर कैसा मिल रहा है, ओरल, तो तुम अपनी टेक्निक से भी सॉल्व कर ले जाओगे। किसमें, स्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। अब देखो यार अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे मान लो हमको जेन्युइनली कंसर्न है तो हम तुमसे अनस्टार्ड पूछ लेंगे, चिट्ठी लिखी पूछ लिया, लेकिन हमको लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाना है, समझो ना। एक होता है जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न में हमने मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने आंसर लिख दिया, इसमें हमको पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ, हमारे क्षेत्र के लोग जान भी नहीं पाए कि हमने सवाल पूछा था। लेकिन जब हम संसद में खड़े होंगे और कुछ पूछेंगे तो तुम भी बोलोगे ना, हाँ देखो 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 भैया आ गए। समझ में आ रहा है। टूल्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो किसने बनाया था, बी आर अम्बेडकर के 7 लोगों ने बनाया था ना मिलके। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इवन मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग कौन थे, लॉयर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है अ लॉयर्स पैराडाइज। उन्होंने हर उस चीज़ को हर उस तरीके से रखा जो लॉयर को फ़ायदा दे। आखिरी में तुम IAS IPS कितना भी करते रहो, कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। और कोर्ट में जाता कौन है, लॉयर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज बोलते हैं। तुम हमको IAS IPS बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इन सब के लिए तो IAS इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नौकर। उनके नीचे तो 5000 IAS हैं। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अ लॉयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जवाहरलाल नेहरू वगैरह सरकारी वकील थोड़ी थे, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। जो भी धाकड़ वकील होता है वो कभी सरकारी वकील नहीं बनता है, उसको तो सरकारी की तोड़नी है ना। सरकारी वकील कभी सरकार के अगेंस्ट केस नहीं ले सकता। लेकिन असली जो हार्डकोर लॉयर होगा, तगड़ा लॉयर, अच्छे लॉयर दिल्ली इलाहाबाद में मिलेंगे तुमको, और इवन हाई कोर्ट में भी मिल जाएंगे कुछ, तो वो तो हमें कभी सरकारी वकील नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो तोड़नी ही सरकार की है। जवाहरलाल नेहरू और ये सब वो वाले लॉयर्स थोड़ी थे भाई, ये एलीट लॉयर्स थे। उस टाइम पे इंग्लैंड में केस लड़ने जाते थे, बहुत पावरफुल लॉयर्स थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से बना रखा है, स्टार्ड अनस्टार्ड। अभी भी तुम देखो असासुद्दीन ओवैसी क्या है, लॉयर। अभी भीम आर्मी के वो जो आ गए चंद्रशेखर, ही इज़ नॉट अ लॉयर, लेकिन देखो हाथ में वो संविधान की किताब लेके ही घूमता है। खुद ही देखो ना, तुम अपने दिमाग आसपास लगा के देखो। तो जितने लोग, अरुण जेटली वॉज अ लॉयर, ऊपर के मुरली मनोहर जोशी लॉयर, सुषमा स्वराज की बेटी लॉयर, सुषमा स्वराज लॉयर। तुम ऊपर से उठा के एक लाइन से देखना शुरू करो, तुमको सब लॉयर्स मिलेंगे। क्योंकि लॉयर में फ़ायदा ये है, लॉयर में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं। मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप सरकार से तनख्वाह नहीं लेने चाहिए। लॉयर कोई सरकार से तनख्वाह नहीं लेता है। हम कोई जॉब कर रहे होते तो हम थोड़ी कर पाते, लॉयर कर सकता है, बंदा नहीं होता ना। चलो ये लिख लिया तीनों, आगे चलो। लॉयर इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, अगर अच्छे से करो तो। इंसाफ का पैसा नहीं मिलता है, इंसाफ कितना देर से मिलेगा दूसरे को, इसका पैसा मिलता है। जी। फिर इसके बाद लिखो क्वेश्चन के बाद 11 से 12 क्या चल रहा था, क्वेश्चन आर। फिर 12 से 1 क्या चलेगा, 0 आर। अब 0 आर लिखो, 0 आर डिस्कशन मैटर्स पब्लिक इम्पोर्टेंस। 0 आर डिस्कशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स, डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अभी ये राउज IAS वाला किस्सा सुना था, 3 बच्चे लाइब्रेरी में डूब के मर गए। तो ये मैटर उठाया था,
मुझे याद नहीं किस एमपी ने उठाया, किसी ने उठाया, तो उसने ये कहाँ पे उठाया, 0 आवर में। जब पब्लिक मैटर होता है पब्लिक इम्पोर्टेंस का और तुमको चाहते हो संसद में सुनाई दे, तो तुम किसका यूज़ करते हो, 0 आवर का। 0 आवर पे 2011 के पेपर में जाके चेक करना, 2011 में 0 आवर पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसने सीधे पूछा है व्हाट इज़ 0 आवर, 4 ऑप्शन दिए, उसमें आंसर क्या है, डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, हंग पार्लियामेंट समझ गए, हंग पार्लियामेंट बताई थी, हंग पार्लियामेंट भूल गए, भूल गए। जब तुम सत्ता नहीं बना पाते हो, जब मैंने बोला था आप गठजोड़ के सारी सरकार, सारे तोड़ मोड़ के भी सरकार नहीं बना पाते, तो हंग पार्लियामेंट बन जाती है। प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना, आज के आज, व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी ये सब नहीं करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूल जाओगे। आज याद है, 3-4 दिन बाद देखोगे तो तुम भूल जाओगे, आज देख लोगे तो तुमको आज कुछ कुछ स्टोरीज से याद रह जाएगा। आज की याद देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको प्रॉमिस कह रहा हूँ, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 1 दिसंबर को आज की क्लास से लगभग 15 से 20 मार्क्स का आएगा। नहीं आएगा तो तुम मुझे बताना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो उसको 2 बार देखो चाहे 3 बार देखो, उसको देख लेना। ठीक, आगे चलो, अब लिखो मोशंस। क्या हो गया, हाँ नया टॉपिक है भाई। जब मैं क्लास नहीं लेता हूँ फिर तुम मैसेज करते हो, सर हैं कहाँ, सर हैं कहाँ, सर हैं कहाँ, हैं दूसरी बात कर रहे हैं। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमको पढ़ना भी नहीं है, जब मैं आता नहीं तो तुम मुझे परेशान करते हो। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है भाई, अभी तो हंसी के साथ कुछ और भी निकलेगा अभी तो और घंटों लेंगे ना। चलो कॉल अटेंशन मोशन, इसके बाद लिखो सेंश्योर मोशन। देखो मेरा जिस दिन मूड होता है उस दिन फिर मैं पकड़ लेता हूँ भाई। लिखो आगे, इसके बाद लिखो नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंश्योर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, इस पे आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, जब ऑपोजिशन पार्टी को कोई ऐसे मुद्दे पे ध्यान लाना होता है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, और सरकार को कहना होता है भाई महाराज मोदी जी मणिपुर जल रहा है जाइए, मणिपुर जल रहा है जाइए, जब आवाज़ लगानी होती है कि ये करिए वो करिए ये करिए, तो कौन सा मोशन पास होता है, कॉल अटेंशन, कि मैं तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूँ, आई एम कॉलिंग योर अटेंशन, प्लीज़ लुक इनटू दिस, मोदी जी प्लीज़ डू दिस, कॉल अटेंशन मोशन, मोदी जी प्लीज़ मणिपुर देखो जल रहा है। ये कैसा मोशन होता है, ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा अब ये बताओ, पिछले अभी जो पढ़ाया था ये यूजुअली कहाँ होता होगा, 0 आवर की क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर में। ठीक, अब देखो 2 मोशन और बच्चे, सेंश्योर और नो कॉन्फिडेंस। जब सरकार गिराने की बात आ जाए कि बेटा स्पीकर साहब मोदी जी के पास मेजॉरिटी नहीं है, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो, मेरी बात हो रखी है, किससे बात हो रखी है, जो भी इनके साथ में है, कौन है इनके साथ में, नायडू और नीतीश जी, नाम नहीं लेगा, मैं जानता हूँ अभी सरकार नहीं चला सकते। तो स्पीकर बोलेगा अच्छा कैसे, तो कहेगा सर अब ये अपनी बहुमत प्रूफ कर दें, अगर इनके साथ 273 सांसद हैं तो 273 सांसद आके बोलें कि इनके साथ है, मुझे पता है नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस, कि मुझे इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो बहुमत प्रूफ नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है। अटल जी की सरकार गिर चुकी है इसी पे, अटल जी की सरकार इसी पे गिरी थी, इसी पे इसलिए क्वेश्चन आया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रीज़न नहीं दिया जाता है, नो रीज़न, रीज़न ही नहीं है कुछ, बस रीज़न क्या है, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर, and in case you cannot prove your authority get lost। आप सरकार के लिए
नो कॉन्फिडेंस। जब सरकार पास होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि मुझे सरकार में कॉन्फिडेंस। अगर इन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इफ पास, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? रिजाइन। इंडिया में बहुत बार हुआ है, समझे? नहीं। अभी मान लो अंदर ही चंद्रबाबू नायडू मिल जाए इंडिया अलायंस से, तो सरकार कैसे गिराई जाएगी? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बोल देंगे राहुल गांधी को कि सर हम नहीं कर रहे सपोर्ट, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए सिर्फ 50 एमपी का साइन चाहिए होता है, साइन ऑफ 50 एमपीज। अब कांग्रेस के पास 50 एमपी हैं, 55 है, जो भी हैं, 90 है ना, 99। कांग्रेस 50 एमपी से साइन कराएगी, साइन करेंगे वो, राहुल गांधी उनका हेड है। अब वो 50 एमपी जाएंगे स्पीकर के पास, जाके चिट्ठी लिख देंगे कि सर देखो 50 लोग बोल रहे हैं क्या करने को, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो स्पीकर बोलेगा नहीं नहीं सरकार चल तो रही है। वो बोलेगा नहीं आप फ्लोर टेस्ट होगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसद हाथ नहीं उठाएंगे। जब वो हाथ नहीं उठाएंगे तो सरकार कैसी हो जाएगी? कल एक वर्ड बताया था, सरकार कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी सरकार? कल एक वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड बताया था? कैसी सरकार हो जाएगी बताओ? नंगी सरकार। कैसी वर्ड हो जाएगी? बस जूते नीतीश बाबू ले जाएंगे और टोपी चंद्रबाबू नायडू। मोदी जी के पास ये बचेगा। मतलब सर अब याद रखना, इसी पे क्वेश्चन पूछता है, जब भी सरकार गिरानी है तो कौन सा मोशन पास होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का तरीका क्या है? 50 एमपी साइन करके स्पीकर को देते हैं, स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराता है, 50 एमपी साइन करेंगे। ये 50 एमपी साइन कराएंगे, किसको देंगे? स्पीकर को। स्पीकर क्या कराएगा? फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में अगर तो ये पास हो गए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर देंगे? रिज़ाइन कर देंगे। और बस फिर नए चुनाव होंगे या प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बोलेगा ये सरकार बनाइए, अब अपनी बहुमत प्रूफ करिए। बहुमत प्रूफ कर दी तो नई सरकार बन जाएगी। अगर राहुल गांधी अपनी बहुमत प्रूफ नहीं कर पाए, पता चला चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने राहुल गांधी को भी धोखा दे दिया, तो क्या हो जाएगी? अभी पिछले सेशन में बताया था, हंग पार्लियामेंट। कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा। अब हंग पार्लियामेंट जैसे ही होगी, प्रेसिडेंट इलेक्शन अनाउंस कर देगा, फिर होंगे नए इलेक्शंस। और अभी होंगे, तुम देखना। हाँ बिल्कुल, 4-5 बार हो चुका है। के साथ तो 13 ही दिन में हो गया था, क्योंकि अटल जी के पास कितने सांसद थे? 13 पार्टीज। वो 13 पार्टियों को जोड़ के बनाए थे सरकार। कितने लोगों को जोड़ के बनाया हुआ था? हो गया था, उनके साथ हुआ था। तब वो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। मैं तुम लोगों को खींचना तो और चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे टैब की बैटरी हो गई 9%। लेकिन चलने दो, अभी चार्जर नहीं है इसका, है मतलब यहाँ नहीं है। एडजॉन मैं 100 लाया करके यार। अब आगे लिखो एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन। सेंश्योर में सिर्फ बुराई करते हैं, तुमसे पूछेगा नहीं। सेंश्योर में देखो सरकार नहीं हटती, नो कॉन्फिडेंस जैसा ही होता है, बस लोगों को बताना होता है देखो ये कितने घटिया लोग हैं। सेंश्योर का मतलब हिंदी में होता है बुराई। अब एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट का मतलब होता है जब मैं तुमसे बोलता हूँ ना 15 मिनट का ब्रेक, अगर तुम भी अच्छे लॉयर बन जाओ तो मैं तुम लोगों से बोलूँगा द सेशन इज़ एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब ख़त्म नहीं होता है। एडजर्न्ड का मतलब होता है अभी मौके पे ख़त्म कर दिया है, अभी मौके पे ख़त्म कर दिया है, इसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट। तुमने देखा होगा मूवी में वो बोलता है, जजेस बोलते हैं द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। एडजर्न मतलब ब्रेक ले लिया है। ठीक, लिखो द स्पीकर और चेयरमैन। द स्पीकर एडजर्नमेंट मोशन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ एलेट में, NLU दिल्ली में क्वेश्चन। एडजर्नमेंट मोशन में लिखो
द स्पीकर और चेयरमैन। चेयरमैन कहाँ करेगा, स्पीकर कहाँ करेगा? द स्पीकर और द चेयरमैन डज दिस मोशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? द स्पीकर और द चेयरमैन डज दिस मोशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। लोकसभा में एडजर्नमेंट कौन करेगा? स्पीकर। राज्यसभा में एडजर्नमेंट कौन करेगा? चेयरमैन। एडजर्नमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, एडजर्नमेंट का मतलब ब्रेक। द कोर्ट इज एडजर्न्ड, द सेशन इज एडजर्न्ड। अब मैं तुमसे बोलता हूँ भाई 15 मिनट का ब्रेक, अब तुम लोग थोड़े और पढ़े लिखे हो जाओ, मैं तुमसे बोलूँगा द क्लास इज एडजर्न्ड। समझ में आ रहा है? बोल कौन सकता है? स्पीकर और चेयरमैन। ऐसा नहीं है कि उमाम ज़ैदी उठेंगे और बोल देंगे द क्लास इज एडजर्न्ड। समझ में आ रहा है? आगे लिखो, इसके बाद लिखो समन, प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्व। भाई समझना समझो, क्वेश्चन आएंगे तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना काम करना है। अब तुम्हें आए टर्म समझा रहा हूँ, अब तुमको करना है तुम करोगे, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मुझे गिल्ट नहीं होगा कि मैंने बताया नहीं। समन, प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्व मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गिल्ट ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे गिल्ट नहीं होनी चाहिए 1 तारीख को। मैं जो पढ़ाता हूँ मैं उसमें गिल्ट नहीं रखता, मैं जितना पढ़ाऊँ उसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, तो मुझे गिल्ट नहीं होगी। मैं तो मस्त एसी में सोऊंगा, पेपर देखूंगा शाम को, मुझे लगेगा अच्छा आया बस। तुम्हारा भी यही मकसद होना चाहिए, मेरा मकसद तो यही होता है कि मैंने पढ़ाया वो आया कि नहीं। फिर तुम कर पाए नहीं कर पाए इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस ये मान जाता हूँ हाँ मैं ड्राइवर बहुत अच्छा हूँ, मुझे इस बार फिर से ऑल्टो चलाने को मिल गई थी। ज़्यादा सैम्पल साइज़ में क्या होता है, ज़्यादा बच्चों में क्या होता है, उसमें फ़रारी भी 1-2 होती हैं। अब तुम डिसाइड करो तुम ऑल्टो हो कि फ़रारी। ड्राइवर तो हम प्रूवन है, हमको भी मालूम है, हम ड्राइवर प्रूवन है, हमने 800-700-500 भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस 1 तारीख को यही देखता हूँ, जब भी पेपर होता है मैं शाम को देखता हूँ मेरे पढ़ाई से आया कि नहीं, इसीलिए मैं सारा पढ़ाता हूँ। अगर तुमसे उसने यहाँ पूछा, ये पूछा हुआ है और वो पेज हट गया है, अगर उसने तुमसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पूछा हुआ है तो मैंने तुमको एडजर्नमेंट मोशन भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अगर वो यहाँ तक गया है तो मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूँगा बस। यहाँ तक वो पूछ ही रहा है, इसलिए तुम देखो मैं कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि वो नया कुछ बनाए तो तुमसे सॉल्व हो जाए। मुझे गिल्ट, मैं गिल्ट में नहीं आऊँगा, मेरा गिल्ट इसी में आता है कि मैंने पढ़ाया और आया नहीं, और मेरा पढ़ाया आया तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाए, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। अब इसमें तुमको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि फिर मेरी गलती नहीं है, सब 18+ हो, मैंने तुमको डिटेल में पढ़ाया, अब तुम वहाँ पे जाके नहीं कर पाए परफॉर्म तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तुमको सारे शॉट मारने सिखाए थे, अब तुमको आ गई फुल टॉस, तुम उसमें डक कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि अभी तुम 5th-6th में होते तो मुझे गिल्ट होता, 18, 19, 17 साल के बच्चे पे गिल्ट थोड़ी होता। हमने तो तुमको पढ़ा दिया, अब तुम गंदा कर रहे हो, मैं क्या करूँ? नहीं तो फिर मैं तुम सबसे 10-10 लाख रुपए लूँ, पेपर ही दे आऊँ। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो इतनी मेहनत क्यों करता, सीधे एक बोली लगाता कि बेटा आज बोली लग रही है, जो जितनी ज़्यादा बोली लगा दी उसका पेपर लिखाएंगे। चलो आगे लिखो, डिसॉल्व। एक चीज़ याद करो, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, लोकसभा कैन बी। डिसॉल्व करेगा कौन? प्रेसिडेंट। किस चीज़ को डिसॉल्व करता है? लोकसभा। राज्यसभा को कर सकता है। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तुमने सुना होगा कोर्ट समन आ गया, ये वर्ड सुना, समन आया, समन आया। समन का मतलब होता है बुलाना, समन का मतलब बुलाना। लोकसभा एंड राज्यसभा को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जैसे एडजर्नमेंट मतलब था थोड़े से टाइम के लिए ब्रेक, प्रोरोगेशन का मतलब होता है आज के लिए समाप्ति। अभी जो मैंने ब्रेक लिया था आधे घंटे का, वो क्या था? एडजर्नमेंट। अगर अब मैं क्लास ओवर कर दूं वो क्या होगा? प्रोरोगेशन। आज के लिए समाप्त, प्रोरोगेशन। आज के लिए ब्रेक, एडजर्नमेंट। तो एडजर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर। एडजर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा में कौन करता है? स्पीकर। राज्यसभा में कौन करता है? चेयरमैन। कौन करेगा? सदन
बजट सेशन खत्म, मॉनसून सेशन खत्म, विंटर सेशन खत्म, प्रेसिडेंट। समझे मतलब? सेशन बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट। सेशन को समन करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। सेशन को खत्म करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। सेशन को एडजर्न करने का काम स्पीकर या चेयरमैन का है। दोनों में डिफरेंस समझो। जैसे सदन आया, अब जब तुमको मैंने बोला था फरवरी मार्च में चल रहा है बजट सेशन, तो एक दिन तो चलेगा नहीं, कम से कम 30-35 दिन चलेगा। अब 30-35 दिन का जो पहला दिन होगा समन करने का, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। फिर 30 दिन कौन चलाएगा? स्पीकर साहब। उस 30-35 दिन में जो भी ब्रेक होगा, जो भी होगा, एडजर्नमेंट कौन देगा? स्पीकर साहब। 35वां दिन जब लास्ट होता है तो प्रेसिडेंट साहब आते हैं और वो क्या कहते हैं? प्रोरोग। अब प्रोरोग मतलब अब ख़त्म, अब 2-3 महीने बाद तुमको क्या करूँगा? फिर क्या करूँगा? फिर समन कर लूँगा। तो प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। डिसॉल्व सिर्फ क्या होगी? लोकसभा। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगी, बताया था। राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, लोकसभा कैन बी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोरोगेशन मतलब सेशन को एंड करना, सेशन को एंड करना। द प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द समनिंग ऑफ सेशंस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडजर्नमेंट स्पीकर एंड चेयरमैन, लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तुमको यहाँ तक पूछा हुआ है, ये भी पढ़ा दिया, अब फिर भी गलत करके आओगे तो क्या कर सकते हैं? आगे चलो, लिखो द यूनियन। करो ना करो, मुझे गाली नहीं दे पाओगे। द यूनियन mentioned in Part 5 of the Indian Constitution. Mentioned in the Part 5 of the Indian Constitution. समझ में आ रहा है? अब यूनियन में देखो लेजिस्लेचर समझ के आ गए। अब समझो, सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो विधायक। फिर जो कानून चलाएगा, एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। फिर उसके बाद जो इन दोनों पे चेक रखेगा, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था, जो भी बोलते होंगे, है ना, न्यायालय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। भैया जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बन गया कि हेलमेट लगा के तो चलान होगा, ये हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओगे चलान होगा, ये कौन बना रहा है? लॉ। चलान काट कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव। मोटर व्हीकल ट्रैफिक पुलिस, है ना, ये भी तो एक तरीके का एग्जीक्यूटिव है, बस इसके ऊपर एमटीओ बैठे हुए हैं। अब इसके बाद इन दोनों पे चेक कौन रखता है? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तुमको पूरी पार्लियामेंट 3-4 घंटे में किल तो नहीं। वही तो फिर कब से करा रहे थे, एडजर्नमेंट मोशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, लोकसभा राज्यसभा, पूरा तो पढ़ा डाला पार्लियामेंट, ये ख़त्म कर दिया। एग्जीक्यूटिव पे आ गए। समझ में आ रहा है? पक्का? अब मैं तुमको पहले ही बोल देता ऐसे चलेंगे तो तुम दिक्कत में आ जाते। समझ में आ रहा है? चलें आगे। अब हमारा काम है एग्जीक्यूटिव पढ़ना। एग्जीक्यूटिव में लिखो 5 होते हैं। जुडिशरी लेजिस्लेटिव हो गया, है ना, बाद में मत बोलना। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती देखो, मैंने तो पार्लियामेंट पढ़ाया, अब इसी चीज़ को तुम स्टेट पे अपने आप लगा लोगे। लोकसभा का काम करेगी विधानसभा, राज्यसभा का विधान परिषद, प्रेसिडेंट जैसे ही पढ़ाऊंगा तुम गवर्नर भी अपने आप पढ़ लोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कर तुम अपने आप पढ़ लोगे, तुम खुद बोलोगे कि हाँ भैया मैं समझ गया, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन तुम खुद बोलोगे क्योंकि डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम काम है। बस वो सेंटर पे हो रहा है, जैसे ऊपर पीएम कर रहा है, इधर सीएम कर रहा है, उधर प्रेसिडेंट बैठा है, इधर गवर्नर बैठा है,
उधर लोकसभा है, इधर विधानसभा है, उधर राज्यसभा, इधर विधान परिषद है। एक बार जैसे ही सेंटर निपटाया, स्टेट अपने आप अंदर आ जाएगा। समझ में आया? लिखो, एग्जीक्यूटिव में देयर आर 5 थिंग्स टू बी लर्न। बस 5 चीज़ें याद रखो। एक पढ़ना है प्रेसिडेंट, एक पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट, एक पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, और एक पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोग देश में लॉ चला रहे हैं, कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, देश का सबसे बड़ा वकील, ये सरकार का वकील होता है। वकीलों में वकील, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। यार